आजादी के बाद से पहले क्या होता, आजादी के बाद से आज तक इस उत्तर प्रदेश में कोई विधायक बन करके नहीं गया। आज लोग बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, बड़ी बात करते हैं। मैं कई बार संपादक लिखा कि सनातन का असली दुश्मन कौन है। सनातन का असली दुश्मन अगर कोई है तो वो केवल जो लोगों का अधिकारों का हनन करने वाले लोग। कोई सनातन के खिलाफ नहीं बोलता है, कोई हिंदूवाद के खिलाफ नहीं बोलता है, लेकिन जब बात अधिकारों की, इस उत्तर प्रदेश में मार सपा बसपा भाजपा जितनी भी पार्टियां रही हो, कांग्रेस रही हो, आज तक किसी को ये शर्म नहीं आई कि हम कर्पूरी ठाकुर की पूजा करते हैं, कर्पूरी ठाकुर को ईमानदार बताते हैं, कर्पूरी ठाकुर के नाम पे बिहार में सरकारें बनती है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी की जाति को आज तक उत्तर प्रदेश में एक विधायक बनाने का काम नहीं किया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस चक्कर में विनेश ठाकुर को मैदान में आना पड़ा। हम जो अगर सरकार में आते हैं तो हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। जिसका जितना हिस्सा है, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है, मेरा तो पक्का प्लान है। मैं जनसेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा पक्का प्लान है कि भाई जिसकी जितनी आबादी है, चाहे वो जितना जो परसेंट रहता हो, कोई 2% रहता हो 2% का हकदार है, कोई 15% रहता हो 15% का हकदार है। तो मेरा फार्मूला सीधा सीधा है। अभी समाजवादी पार्टी से पूछ लो, हम सरकार में आएंगे तो अति पिछड़ों के लिए कर देंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी जब चली जाएगी तो ये कहेंगे हम सरकार में आएंगे तो फिर ये कर देंगे। अरे भैया, आप अपनी पार्टी के मालिक हो, आप क्यों नहीं जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी में टिकट वितरण में काम कर देते हैं। मैं कभी का बैठ गया होता, लेकिन वास्तविकता ये कि जब समाज के लोग मेरे साथ खड़े हो गए, मेरी उनको उम्मीदें हो गई, तो विनेश ठाकुर की जान चली जाए। लेकिन विनेश ठाकुर पीछे हटने वाला आदमी नहीं। सत्ता में जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ कि हम 40% तो ये हैं। और अति दलित जो है, अति दलित बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में है, जिसमें कोरी है, वाल्मीकि समाज है और बहुत सारी जातियां हैं जिनको एक एक विधायक बन गए, एक सांसद बन गए, उनकी कोई पार्टी में रहता नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान विनेश ठाकुर जी। विनेश ठाकुर विधान केसरी अखबार का संपादन करते हैं और कह सकते हैं हम कि अति पिछड़ों में ये पहले ऐसे शख्स हैं जो कि अखबार का, वो भी दैनिक अखबार का संपादन कर रहे हैं। 2007 से लगातार अखबार का संपादन कर रहे हैं। अब अखबार के साथ साथ ये एक राजनीति में भी अपना नया दल बना के राजनीति में भी आ गए हैं। आखिर हम बात करें राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ी। अच्छा खासा अखबार का संपादन कर रहे हैं, अखबार का अच्छा खासा सर्कुलेशन है, लेकिन अब राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ी। अब बात करेंगे विनेश ठाकुर। सर, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वीरेंद्र भाई। सर, आप अखबार का अच्छा खासा संपादन कर रहे थे, 2007 से लगातार अखबार कर रहे हैं। अति पिछड़ों के मुद्दों को बेबाकी से आपने अखबार के माध्यम से उठाते हैं। पिछड़ों की बात करते, पिछड़ों की बात करते हैं, उनका किस तरह से उत्थान होगा, आरक्षण के मुद्दों को आप बेबाकी से रखते हैं। लेकिन अब आपको राजनीति में क्यों आने की जरूरत पड़ी? क्या जरूरत पड़ी कि आप राजनीति में आ गए? है क्या वीरेंद्र भाई, आज तक का रिकॉर्ड है, मैं 2002 से पत्रकारिता कर रहा हूँ और 2007 में मैंने अपने अखबार का काम शुरू किया। मैं देख रहा था कि अखबार में बड़ी ताकत होती है, मीडिया में बड़ी ताकत होती है, लेकिन यहाँ भी भेदभाव का शिकार मैंने देखा। मैं केवल विधान केसरी, मैं अपने अखबार का मालिक होने के नाते मैंने देखा कि मीडिया की दुनिया में मैंने बहुत बार प्रयास किया कि भाई सभी लोगों की आवाज़ उठाई जाए, लेकिन मैंने देखा मीडिया में भेदभाव किया जाता है। इस चक्कर में मैंने अखबार निकालने का काम किया। विधान केसरी अखबार पहले मैंने निकाला। मैंने समझा कि अखबार के माध्यम से मैं अति पिछड़ों की और जो वंचित समाज के लोग हैं, जो भी वंचित जातियों के लोग हैं, जो सत्ता से, नौकरी से, शासन से, सम्मान से वंचित रखे गए हैं, मैं उन पे बहुत संपादक लिखता रहा। जैसे जाति के जाति नहीं, अति पिछड़ों की आवाज़ क्यों दबाई जाती है, उस तरह से बहुत सारे संपादकीय लिखने का काम किया। मेरे मन में एक बात थी कि भाई, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां देश भर में है, ये सब अखबार के माध्यम से, अखबार का संपादकीय जो है वो कटिंग होकर कर जाता है, भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में, राज्य सरकारों में जाता है। तो मैं समझता था कि इस पे काम होता होगा, लेकिन मैंने देखा लंबे समय तक काम करने के बाद, मार तमाम हजारों संपादकीय लिख डाले, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने देखा इस बात को कि हमारे लोग जो हैं आज़ादी के बाद से अब तक कभी ज्ञापन देकर सरकार को ज्ञापन देते हैं, कभी आरक्षण की मांग करते हैं, कभी रोहिणी आयोग की सिफारिश करने की मांग करते हैं, कभी आरक्षण के बंटवारे की मांग करते हैं। मैंने देखा यार इतने समय से, लंबे समय से चल रहा है और आज तक जो है सरकारों के कान पे जू नहीं रेंगती दी है। तो मैंने सब तब ये मुझे चाह करके अखबार के संपादन के साथ साथ मुझे पॉलिटिकल पार्टी का एक गठन करना पड़ा। और पॉलिटिकल पार्टी का गठन करने के बाद मैं इस रास्ते पे निकला हूँ कि मैं वंचितों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलवाने के लिए मैंने ये जनसेवा दल नाम की पार्टी का गठन किया है। आपने जन सेवा दल के नाम से पार्टी गठन किया है, लेकिन मैं उससे पहले भी आपने बोला है कि अखबार में और मीडिया में भी भेदभाव है। आखिर किस तरह का भेदभाव है? क्या भेदभाव आपने अखबारों में, मीडिया में देखा? भेदभाव ये है ना, बहुत सारे लोग, वो कितने, अखबार का काम सबसे पहला, मीडिया का काम सबसे पहला। मैं तो आपको भी कहना चाहूंगा कि मीडिया से आप हैं, मीडिया में काम करते हैं, बड़े पैमाने पर आपका ये चैनल, आपका ये ब्रॉडकास्ट करते हैं, बड़े बड़े नेताओं का पॉडकास्ट करने जाते हैं और इतना काम करते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जो मेन मुद्दे होते हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाओं के मुद्दे हैं,
पाखंडवाद के मुद्दे हैं, अंधकार के मुद्दे हैं, जिससे अति पिछड़े वर्ग का आज की तारीख में अभी बिहार में जनगणना हुई है, उसका 42% वोट वहां पर आया है ना। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश भर में जो वंचित जातियां, कुछ भाई हैं हमारे जैसे और दूसरी जातियों के लोग हैं, जो वो अपने सरकार बना करके किसी तरह से और इनके बल पे वोट लेकर के सरकारें बनती रही हैं। लेकिन मैंने देखा कि अखबार के माध्यम से कितना काम कर लेंगे, तो इस चक्कर में जो है जनसेवा दल का गठन हुआ है। आपने जन सेवा दल का गठन किया और जन सेवा दल का गठन किए लगभग मैं समझता हूँ 1 साल हुआ होगा। आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, हम आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं अपने कहने कि नंद सेन सभ्यता समाज के लोग हैं, आप उठो जागो और सत्ता की तरफ चलो। आपने एक ट्रेन का नाम दिया, हम सफर ट्रेन जैसा कुछ था, मैंने पढ़ा था। आखिर क्यों लगता है कि आपको कि आप ही अति पिछड़ों के लिए कुछ कर सकते हैं और सभी लोग बातें भी कर रहे हैं? नहीं, अभी तक क्या हुआ, तमाम पार्टियों को मैं देख रहा हूँ ना, मैं अखबार का मेरा पॉजिटिव व्यू है, पॉजिटिव ये है कि मैं अखबार की दुनिया से आता हूँ और अखबार की दुनिया से आने के कारण मैं अब हर चीज़ पे विश्लेषण करता हूँ, जातियों पे करता हूँ, धर्म पे करता हूँ, जातिवाद पे करता हूँ, राजनीति पे करता हूँ, हर चीज़ पे मैं विचार करता रहता हूँ। तो मैं देखता हूँ ना कि वाकई वास्तव में वास्तविकता ये है कि इन लोगों को सामाजिक और राजनीतिक आज की तारीख में हमारे लोग हैं प्रमाण के लिए मौजूद हुए। मैं नाई समाज से, नंदवंश से आता हूँ, सैन सविता समाज और श्रीवास्तव समाज नाम जो है, शर्मा, और बहुत सारे हमारे 22 जिलों में लोग शर्मा लगाने का काम करते हैं अपने नाम के आगे। वो कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव का शिकार होते हैं, इस चक्कर में कुछ ना कुछ अपना नाम के आगे टाइटल लगाना होता है ताकि किसी बात का। लेकिन आज की तारीख में ऐसी उत्तर प्रदेश में क्या देश भर में कोई जाति ऐसी अति पिछड़ों में नहीं आती है जिसका जातिगत सम्मान मिलता है, उनका जातिगत अपमान किया जाता है। जैसे हम लोगों को अभी 2 कौड़ी का बाबा आता है, आकर के नौवा कह करके चला जाता है, क्या हैसियत है उसकी आज की तारीख पे हम लोगों का? चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो गडरिया हो, चाहे वो कश्यप हो, चाहे वो सैनी हो, चाहे वो माल कोई हो, उनको जातिगत अपमान किया जाता। तो उस चक्कर से उससे मुझे रुष्ट होकर के मुझे बड़ा क्रोध आता कि भाई सरकारें इस काम को देखना चाहिए। आज की तारीख में हम लोगों का लंबा इतिहास है, हम महापद्म नंद के वंशज हैं। आज इतिहास गूगल पे डाल करके देखो तो गूगल सबका खुलासा कर देता है, जाकर के देखो उसमें अभी महापद्म नंद डालो तो आपको पता चलेगा 364 ईस्वी पूर्व महापद्म नंद जैसा सम्राट हुआ, चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुए। हम लोग शासक वंश के लोग रहे, लेकिन न्यायी समाज की स्थापना थी। उसके बाद लोगों ने व्यवस्था के अनुसार जातियों में बांट करके उनको वो धंधे से जोड़ दिया गया। आज की तारीख में चाहे वो कुम्हार हो, बर्तन बनाने का जो काम करता है वो हर आदमी कुम्हार। अगर कोई आदमी दाढ़ी बनाने का काम करता है तो हर आदमी उसका अगर धंधे से जोड़ा जाए तो जो भी हो, अगर मान लिया दाढ़ी बना रहा है तो वो जाति नहीं है, वो जाति नहीं है उसकी, वो धंधा है उसका। और धंधा जो भी आदमी करता है, चाहे वो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र जो भी आदमी हो, अगर वो दाढ़ी बनाने का काम करता है, सैलून बड़े बड़े देखो, जावेद हबीब है, दुनिया भर की कंपनियां देश भर में चल रही हैं, जो सैलून का काम करता है वो नाई। अब इसमें कोई जरूरी थोड़ी है, जाति नहीं है, नाई नहीं है। अब माली हो, सैनी, मान लिया चली व्यवस्था चली आ रही, लोगों ने व्यवस्था ऐसी बना दी थी ताकि लोगों को कहीं ना कहीं अपने यूज करने के लिए बनाया गया था। और हम लोग न्याय वंश के लोग हैं, सबसे पहले न्यायिक प्रणाली के जनक रहे इस देश में। अगर कोई चक्रवर्ती सम्राट रहे तो महापद्म नंद रहे, और हम नंद वंश से आते हैं। तो उसके बाद देखो, जब आज की तारीख में हमारा आज़ादी के बाद से पहले क्या होता, आज़ादी के बाद से आज तक इस उत्तर प्रदेश में कोई विधायक बन करके नहीं गया। तो इस बात से लेकर के मैंने कहा यार सब लोग बनते हैं, हम लोगों को भी सांसद सत्ता में जाने का शौक है, हमारे भी IAS IPS बनने चाहिए। भारत सरकार ने लेटर एंट्री पूरे देश में जग जाहिर है, पूरा मीडिया जानता है इस बात का लेकर के। वो सूची आज भी RTI में मंगाई जा सकती है, हो सकता है मुझे सही जानकारी ना हो, वो सूची आज की तारीख में भी RTI से मंगाई जा सकती है। उसमें देखा जा सकता है कि 300 कुछ जितनी भी 300 साढ़े 300 जो लेटर एंट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बनाए गए, उसमें एक भी अति पिछड़े वर्ग का आदमी कोई व्यक्ति नहीं है। तो ऐसा क्या है, ये सब जातिगत भेदभाव के कारण आज लोग बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, बड़ी बात करते हैं। मैं कई बार संपादकीय लिखा कि सनातन का असली दुश्मन कौन है। सनातन का असली दुश्मन अगर कोई है तो वो केवल जो लोगों का अधिकारों का हनन करने वाले लोग हैं। मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूं, यदि आज की तारीख में जिस तरह से लोग सनातन से दूर भाग रहे हैं, जिस तरह से तेजी के साथ लोगों का मन बदल रहा है, तो मन बदलने का कारण अब कुछ लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि जातिवाद का बात करते हैं। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, अभी राजकुमार सैनी है, अभी और दूसरे नेता हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो जाति उसकी बात करते हैं, हिंदूवाद के खिलाफ बोलते हैं। कोई सनातन के खिलाफ नहीं बोलता है, कोई हिंदूवाद के खिलाफ नहीं बोलता है। लेकिन जब बात अधिकारों की आती है तो अधिकारों के कारण जो है ये मजबूर होकर के लोगों को आज की तारीख में क्या जरूरत थी। अगर मान लिया भारत सरकार, अभी मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने देश के, उन्होंने आकर के 2014 में अपने आप को पिछड़ा का घोषित करने का काम किया है, और हमने मान भी लिया, सब लोगों ने वोट भी दिया। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो अरे भाई, अगर लेटरल एंट्री में अगर 27% आरक्षण भी दिया होता तो 400 साढ़े 300 लोगों में कम से कम 60-70 तो हमारा नंबर आता ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते। लेकिन नहीं,
तो ये भेदभाव के कारण जो है हम लोगों ने, एक हम ही नहीं, पूरे देश में जो अलग जगह जो आई है, जो लोगों में जागृति आई, तो हर आदमी देश का, उत्तर प्रदेश देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाता है। ये संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया है। और जब हम लोगों ने देखा कि वास्तव में हमारे साथ जो है अन्याय और अत्याचार हो रहा है और सरकारें कहती कुछ है करती कुछ, तो इस चक्कर में हम लोगों को ये सब अपने अपने हिसाब से लोग निकल पड़े हैं। सब अपनी अपनी पार्टियां बना करके आज लोगों में जागरूकता आई है, राजनीतिक जागरूकता आई है। और मेरे समाज का, खास करके मैं तो कह दूं, अति पिछड़ी जातियों को लेकर के मैं चला हूं। और आज तक इस उत्तर प्रदेश में मार सपा बसपा भाजपा जितनी भी पार्टियां रही हो, कांग्रेस रही हो, आज तक किसी को ये शर्म नहीं आई कि हम कर्पूरी ठाकुर की पूजा करते हैं, कर्पूरी ठाकुर को ईमानदार बताते हैं, कर्पूरी ठाकुर के नाम पे बिहार में सरकारें बनती है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी की जाति को आज तक उत्तर प्रदेश में एक विधायक बनाने का काम नहीं किया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस चक्कर में विनेश ठाकुर को मैदान में आना पड़ा। आप मैदान में आए, आपने कहा कि कोई विधायक नहीं बनाती है, कुछ काम नहीं करते, मतलब भेदभाव करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, और इतने लंबे समय बाद कर्पूरी ठाकुर जी को भाजपा सरकार में ही भारत रत्न मिला। क्या ये काम नहीं लगा? नहीं, भारत रत्न क्या मुझे प्रधानमंत्री बना दूं? मैं क्या जितने महापुरुष हैं मैं दे दूंगा उनको? कर्पूरी ठाकुर जी के तो क्या सम्मान नहीं मिला? कर्पूरी ठाकुर जी को भारत दे करके ये आज से 20 साल पहले मिल जाना चाहिए था। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनको दिया गया। आज की तारीख में जिस जाके पैर ने फटी विवाई वो क्या जाने पीर पर आई। भाई आज की तारीख में अगर मान लिया हमारे लोग शासन सत्ता में नहीं होंगे और आकर के 1-2% के लोग, 3% के लोग आकर के शासन सत्ता में बैठ जाते हैं, आज अति पिछड़ा। आज सबसे बड़ी बात एक और है, मुझे एक और फिर याद आ गई। मुझे एक बात और है कि भाई जब हम लोग 40% लोग हैं उत्तर प्रदेश में, अति पिछड़ी जातियों के 40-42% लोग हैं, और मान लिया 3-4 है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, हर आदमी जानता है। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उनमें माना जाता है ना। हालांकि मैं इस बात को मानता नहीं हूं, लेकिन वास्तव में इनको माना जाता है। ऐसा क्या कारण है कि सब लोग इनकी बात करते हैं, इनके नाम पे सरकार बनाते हैं, लेकिन इनको जब हम टिकट मांगने जाते हैं, विनेश ठाकुर जब टिकट मांगने जाता है, जब आप ही वीरेंद्र कुशवाहा होने के कारण टिकट मांगने जाओगे, तो आपसे पूछा जाएगा आपका कितना वोट है। आपका सैनी साक्य कुशवाहा मौर्य का हर विधानसभा में 30-35 हज़ार वोट है। 35 हज़ार वोट अपने आप में बड़ी बात होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपको केवल कुशवाहा मान करके मना कर दिया जाएगा, या मन में प्लान कर दिया जाएगा कि नहीं भाई इसको नहीं लड़ाना है। आपसे कह दिया जाएगा कि आपका तो 15 हज़ार वोट है। और जबकि अगर पंडित जी चुनाव लड़ते हैं, अगर लाला जी चुनाव लड़ते हैं, और अगर कोई ठाकुर साहब चुनाव लड़ते हैं, तो उनसे नहीं पूछा जाता। वो भी कई वर्गों में बटे रहते हैं, है ना। शुक्ला जी हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, और शर्मा जी हैं, दुनिया भर की वो लिखते हैं, और सब लोग सम्मानित लोग, हमें किसी का अपमान नहीं करते। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनको कह दिया जाता कि ब्राह्मण समाज का इतना वोट है। लेकिन ऐसा क्या कारण है इन सरकारों का भेदभाव नहीं करती तो और क्या करती हैं ये पार्टियां, भेदभाव करती हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि ब्राह्मण को तो आप पूरा कंप्लीट मान लेते हैं, वैश्य को आप पूरा कंप्लीट मान लेते हैं, और ठाकुर को आप पूरा कंप्लीट मान लेते हैं, चाहे भले ही वो 20 वर्गों में बटे हो। लेकिन अति पिछड़ी जातियों को, ये नंद समाज का कितना वोट है भाई? नंद समाज का तो 10 हज़ार वोट है। अरे भैया, जब हम टिकट मांगने जाते हैं तो चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, उनको जाति में तोला जाता है, उनको वर्ग में क्यों नहीं तोला जाता? उनको कहा जाएगा अति पिछड़े वर्ग का 1.5 लाख वोट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें अति पिछड़े वर्ग का 1.25 लाख 1.5 लाख वोट से कम हो, गारंटी के साथ। तो मेरे मकसद ये है कि मैं किसी के चक्कर में आने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने जो अपना प्लान किया है, मैंने पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एक भैया पावर प्रोजेक्ट बनाने का काम किया। इसमें मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, खास करके जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको सत्ता में हिस्सेदारी और सत्ता सरकार बनाने के लिए इस अभियान पर निकला हूँ, और इसमें मैं सफल होकर करूँगा, ये मेरी गारंटी है। आपने कहा कि आप सत्ता में पहुंचा के, सत्ता बनाकर ही मतलब सफल होंगे, सत्ता में आके ही। अभी आप सामाजिक न्याय की बात करते, अति पिछड़ों की बात करते, लेकिन देश में इस समय जो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, और खासकर राहुल गांधी जी लगातार अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, अति पिछड़ों की हिस्सेदारी, अति पिछड़ों की भागीदारी की बात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं और आप में क्या अंतर है? नहीं, वो बात यह है कि राहुल गांधी आज की तारीख में थोड़ी, आजादी के बाद से राहुल गांधी की ही सरकार चल रही है। आजादी के बाद से राहुल गांधी की ही सरकार चल रही है। दिक्कत यह है सबसे बड़ी, 40% के वोट की कीमत तब समझते हैं जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं। और कांग्रेस रही, कांग्रेस के तो अब राहुल गांधी आज की तारीख में इस समय कमान संभाले हुए हैं, लेकिन हमेशा आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकार रही। सच्चाई ये है कि अगर यदि वाकई वो आज अति पिछड़ों की बात करें, क्योंकि सत्ता से दूर हो गए, अब इनके वोट की याद आई है। अभी मैं आपसे कह भी रहा था कि उत्तर प्रदेश का इतिहास है, उत्तर प्रदेश आपके सामने है। चलो, वहां तो भारत सरकार में
में एक भाई जाएगा, छोटा भाई जाएगा, बड़ा भाई आ जाएगा, बड़ा भाई जाएगा, छोटा भाई आ जाएगा। मकसद दोनों का एक है। राहुल गांधी तो और भाजपा से लंबे समय तक शासन चला चुके हैं। वास्तविकता ये है कि यदि उन्होंने इस लायक समझा होता, यदि उन्होंने उस समय किया होता तो उनकी ये नौबत ना आती। आज की तारीख में आप उत्तर प्रदेश का इतिहास आपके सामने है। 1997 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। बहन जी ने भाईचारा कमेटी के माध्यम से इन लोगों को, भारतीय पिछड़ी जातियों को इकट्ठा करने का काम किया। और जब ये 2-3 हजार वोट भारतीय उसके भाईचारा कमेटी के नाम पे 40-50 हजार वोट उनके साथ प्लस हुआ, जो उनका आधार वोट है उसके साथ प्लस हुआ, तो उनकी सरकार बन गई। जब देखा उन्होंने कि यहाँ भी भला होने वाला नहीं है अति पिछड़ों का, अति पिछड़ों ने सोचा कि भाई यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ भी खाली लॉलीपॉप दे दिया जाता है, किसी को MLC बना दिया, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, किसी आयोग का किसी को कुछ बना दिया। तो वो स्थिति फिर उसके बाद अति पिछड़े वर्ग ने समझा कि यार तेरे को यहाँ नहीं है, अभी वो आया है, अखिलेश जी आए हैं, समाजवादी पार्टी आई है, चलो अखिलेश जी कुछ आकर काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी से नाराज होकर के जब इनको अधिकार नहीं मिला, नाराज क्या होते बेचारे, क्या किसी से नाराज नहीं होते हैं अति पिछड़े वर्ग के लोग। लेकिन ये भी आज की तारीख में पढ़े लिखे लोग हैं, MSc BSc और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का लोग करे हुए हैं, उनको भी संवैधानिक जानकारी है कि भाई जब ये बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो वास्तविकता यही है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का राहुल गांधी का इतने लंबे आज वो अति पिछड़ा जो कर रहे हैं, और ये उनकी बात नहीं है। अभी कुछ दिनों बाद देखना जब ये चले जाएंगे भाजपा वाले तो फिर ये भी अति पिछड़ा करते फिरेंगे। कहते कुछ है करते कुछ है, इस देश की व्यवस्था रही है। तो इसी चक्कर में जाकर के हम लोगों को, हम जैसे लोगों को, हमें तो चाहता हूँ सब लोग आए मैदान में निकल के अपने अपने समाज का नेतृत्व करें और डंके की चोट पर सरकार बनाने का काम करें। हमारी गारंटी इस बात की है कि अगर हम सब लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे से भाईचारा कायम करके अगर सरकार में आए तो हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। हम जो अगर सरकार में आते हैं तो हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। जिसका जितना हिस्सा है, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है, मेरा तो पक्का प्लान है, मैं जनसेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरा पक्का प्लान है कि भाई जिसकी जितनी आबादी है, चाहे वो जितना जो % रहता हो, कोई 2% रहता है वो 2% का हकदार है, कोई 15% रहता हो 15% का हकदार है। तो मेरा फार्मूला सीधा सीधा है। इसी चक्कर में मैं ज़्यादा किसी के चक्कर में आने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं अखबार का एडिटर हूँ। अब मैं समाज को जोड़ करके, पहले अखबार के पन्ने खबरें जोड़ करके पेज बनाने का काम करता था, अब भी करता हूँ। पन्ने जोड़ करके अखबार बनाने का काम करता, मैं जातियों को जोड़ करके समाज बनाने का काम और सरकार बनाने का काम करने निकला हूँ। इसमें मैं कामयाब होकर करूँगा, इसका मुझे कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है। आपने कहा आपको कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है कि सरकार बना के अति पिछड़ों के लिए आखिर कैसे आप सरकार बनाएंगे? क्या अकेले सरकार बीनेश ठाकुर जी बना ले? वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ वीरेंद्र भाई। मेरा मकसद ये है कि हम लोग आज की तारीख में उत्तर प्रदेश, जो फिलहाल तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार की बात कर रहे हैं, फिलहाल हम उत्तर प्रदेश के और अन्य राज्यों में जो भी अपने हिंदी भाषी राज्य हैं, जहाँ लोग पीड़ित हैं, जहाँ लोग जागरूक हो चुके हैं, तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को तो किसी की जरूरत ही नहीं है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो सब लोग हमें वोट देंगे, ये अलग बात हुई। लेकिन हम लोगों का 40% वोट है उत्तर प्रदेश में। एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा और नंदवंशी और वाल्मीकि और दूसरी जो जातियों के लोग हैं, जो वंचित, जिनको शासन सत्ता में परसेंटेज के हिसाब से जनसंख्या अनुपात में जाने का मौका नहीं मिला है। अगर हम लोग इकट्ठा हो जाए तो हम प्रत्येक विधानसभा में 1.5 लाख वोट रखने वाले लोग हैं। तो हमें वास्तव में किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो आएंगे, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हम किसी के साथ अन्याय करने वाले आदमी नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ बार बार। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ये जो जनसेवा दल है, हम जो है अति पिछड़ों की सरकार, अति पिछड़ों के दम पे सरकार बनाने की जो बात कर रहे हैं, केवल इस चक्कर में कर रहे हैं। जब एक विधानसभा में हमारा कहीं भी 1.5 लाख 1.25 लाख वोट से कम नहीं है, तो जीतने वाले को तो 70-80 हजार वोट चाहते हैं। और 403 सीटों में हम 250 सीटें जीत करके भी सरकार बनाएंगे, ये हमारी गारंटी इस बात की है। और हम प्रत्येक आदमी, हम ये सबका ठेकेदारी लेके नहीं चले हैं। जनसेवा दल की सबकी ठेकेदारी लेके नहीं चला है, जैसे अभी तक नेता करते आए हैं। कोई भी आया हो, चाहे वो नेता उत्तर प्रदेश में आया हो, देश भर में सारे समाज की ठेकेदारी करना चाहता है। अरे भाई, जिसको तुम सेकंड नंबर पे, जिसको हम छुआछूत भेदभाव करते हो, उनको अपने साथ कैसे रख लोगे? कैसे आपने हमेशा उनको दुत्कारने का काम किया। आज मैं तुमसे बता दूं, फिर बात लंबी और ज़्यादा हो जाएगी। मैं आपसे बता दूं, वास्तविकता यह है कि लोग, चाहे वो अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी PDA चलाने का काम करते हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक कहने, कभी उसका नाम चेंज कर देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं, खैर चलो वो उनका मामला है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछड़ों के नाम पर सब कोई बड़ी बड़ी बातें करता। हम सरकार में आएंगे, हम पिछड़ों के लिए ये कर देंगे। हम आज देख लो, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट, आरक्षण में वर्गीकरण की रिपोर्ट, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, मगर दुनिया भर कर्पूरी ठाकुर फार्मूला उत्तर प्रदेश में और बिहार में मांग होती है। लेकिन कोई आदमी कहता कुछ है, जब चुनाव आता है तो कहते हैं अति पिछड़े वर्ग के लोग तो साहब हम आपके लिए सरकार। अरे भाई, सरकार में जब आओगे तब आओगे। आज अखिलेश जी हो, या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हो, या और बहन जी हो राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, या कोई, या आज की तारीख में मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।
मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं हिसाब से हर जाति को बराबर बराबर सम्मान दे करके उनको 5, जिसका 5% है उसको 5%, जिसका 4% है उसको 4%, जिसका 7% है उसको 7%। मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनको प्रत्याशी बना करके चुनाव मैदान में उतार सकता हूँ। लेकिन देखो, अभी समाजवादी पार्टी से पूछ लो, हम सरकार में आएंगे तो अति पिछड़ों के लिए कर देंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी जब चली जाएगी तो ये कहेंगे हम सरकार में आएंगे तो फिर ये कर देंगे। अरे भैया, आप अपनी पार्टी के मालिक हो, आप क्यों नहीं जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी में टिकट वितरण में काम कर देते हैं? लेकिन नहीं, वो तो सब खाली लॉलीपॉप देने का काम है। तो ये लॉलीपॉप अब चलने वाला नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के, सब अच्छी पोस्टों पे अच्छा काम करते हैं। अब माना कि नौकरी नहीं लगती है, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद वो भी सोचते हैं कि यार ये हो क्या रहा है देश में। तो वास्तविकता ये है कि भैया इस चक्कर में मुझे आना पड़ा। ये आपने कहा कि अति पिछड़े समाज पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं। इस समय जो चुनाव हो रहा है वो धनबल का चुनाव हो रहा है, बहुबल का चुनाव हो रहा है। अति पिछड़े समाज के जो लोग हैं अभी ना धनबल से मजबूत हैं, ना बहुबल से मजबूत हैं, और देखा है तो बेचार उससे भी उतने मजबूत नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बीनेश ठाकुर जी कैसे अति पिछड़े समाज को शासन सत्ता तक पहुँचाएंगे, इन सब से कैसे मतलब? ये देखो ना, मेरा समाज का आज तक एक विधायक नहीं बना। मेरे 90% लोग आज नंदवंश के लोग। अभी मेरे साथ हमारा एक लोक मोर्चा बना था। अभी लोक मोर्चा बना है, उसमें हम लोग 9 दल हैं। आज की तारीख में हर लोग, हमारे बड़े स्वामी प्रसाद मौर्य जी, राजकुमार सैनी जी और बड़े बड़े नेता इस बात को कहते हैं कि यार ये नंदवंश के लोग कहाँ से आ गए। जितने भी लोक मोर्चा के कार्यक्रम होते हैं उसमें हमारे लोगों की भी पर्याप्त भागीदारी रहती है। मेरा कहना यह है कि जब मेरे समाज के लोग, नंदवंश के लोग आज 90% बीनेश ठाकुर के साथ खड़े हो गए, यार ऐसा नहीं है, वो मदद भी करते हैं, मदद भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से पाल प्रजापति, सैनिक कश्यप विश्वकर्मा और सैनिक कुशवाहा मौर्य शाक्य, ये सब समाज के लोगों में इस तरह की जागरूकता आई है। ये पैसे की, ये 1-1 रुपए डाल के सरकार बना देंगे। ये 1-1 रुपए डाल करके आज 40% लगा लो ना। उत्तर प्रदेश की आबादी 22-23-24 करोड़, कितने करोड़ है, आप लगा लो 40% के हिसाब से। अगर 20 करोड़ भी लगाओ तो 20 चौक 80 कितने? अरे भाई, इतने में अपना खर्चा, घोड़ा गाड़ी तेल घुमाना है, बाकी क्या करना है? बाकी थोड़ी कुछ करना है। तो आज की तारीख में इनके पास किसी चीज की कमी नहीं ना। ये बुद्धि में, इनको बुद्धिहीन समझते रहे, लेकिन ये बुद्धिहीन लोग नहीं है आज की तारीख में। ये भी चाहते हैं कि हम शासन सत्ता में जाएंगे, और वास्तव में अगर ये इकट्ठा हो रहे हैं जिस तरह से मैं देख रहा हूँ आज की तारीख में, केवल मेरे नंदवंश में नहीं, पाल प्रजापति, सैनिक कश्यप समाज में, सभी में इस बात की भूख लगी है कि यार जब ये बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बनते। तो ये इस चक्कर में मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों को धन भल की, या हम कोई माफिया गर्दी का काम नहीं करते हैं। हमारा जो जनसेवा दल है, हम लोगों ने पक्का प्लान किया है कि हमारे तो 1-1 रुपया डाल करके आज की तारीख में कितने 8 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में हैं। अगर 40% के हिसाब से लगाओ तो 8 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में हैं, और 1-1 रुपया दे दें तो 8 करोड़ रुपए में सरकार बना देंगे। कोई रोक नहीं सकता इसको, क्योंकि इनको गाड़ी में तेल डलवाना है। 403 विधानसभाओं के लिए 8 करोड़ रुपए बहुत तेल पड़ जाएगा, और इन लोगों के अंदर सत्ता में जाने की भूख जगी है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा काशीराम जी, जब यहाँ देश में आए। और काशीराम जी देखो ना, मान्यवर काशीराम जी आए, उन्होंने पार्टी बनाने में कितना संघर्ष करना पड़ा उनको उस समय। लेकिन मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे नंदवंश के लोग, और खास करके और अति पिछड़ी जातियों के लोग मेरे साथ जुड़े हैं। आज हमारे पास राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पाल समाज का भी है, आज हमारे पास कश्यप समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आज हमारे साथ सैनी समाज के लोग भी हैं, आज हमारे साथ मौर्य समाज के लोग भी हैं। अभी लोगों में देख रहे हैं कि भाई ये पार्टियां जो बनी है, बीनेश ठाकुर ने जो पार्टी बनाई है जनसेवा दल, क्या वास्तव में चल पाएगी। जब मैं अगर कभी का बैठ जाता, मैं कभी का बैठ गया होता, लेकिन वास्तविकता ये कि जब समाज के लोग मेरे साथ खड़े हो गए, मेरी उनको उम्मीदें हो गई, तो बीनेश ठाकुर की जान चली जाए, लेकिन बीनेश ठाकुर पीछे हटने वाला आदमी नहीं। आपने कहा बीनेश ठाकुर की जान चली जाए, लेकिन पीछे हटने वाला नहीं। मैं सोशल मीडिया पे आपका एक वीडियो देख रहा था, आप हॉस्पिटल से आके हॉस्पिटल में बात कर रहे थे। आपका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, और आपके फैमिली के लोग भी कहते हैं कि कहाँ जान जोखिम में डाल के चल पड़े हो। तो क्या आप आखिर क्यों इतनी जान जोखिम में डाल के आप अभी भी, मैंने देखा अभी आप मेडिसिन खा के फिर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं? नहीं भाई, मेडिसिन क्या, वो लीवर ट्रांसप्लांट का ये तो मेरे अंदर जो ज्यादा आया है। पहले तो मैं अखबार के माध्यम से करना चाहता था। लीवर ट्रांसप्लांट के पैसे मैंने बहुत प्रयास किया। उससे पहले भी कई पार्टियों को मैंने प्रमोट करने का प्रयास किया। मैंने कई लोगों, जो भी उसका आया, तो मैंने उनसे केवल, क्योंकि अखबार का आदमी हूँ तो भैया सबके संपर्क में रहता हूँ, सबके संपर्क में आना जाना, चाहे कोई पार्टी हो कोई हो, तो सबके संपर्क में आना जाना रहता है। तो मैंने वहां भी डिमांड रखी इस बात की कि भाई इस संघदेश उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में 40% अति पिछड़ों की आबादी है ना, 40% अति पिछड़ों की आबादी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। तो इस चक्कर में जो है ये सब चलना पड़ा इसको लेकर के। 2027 के चुनाव को लेकर आपका क्या प्लान है? जैसे आपने कहा कि सत्ता में पहुंचकर ही आप मानेंगे, मतलब आपकी जिद है कि वो अभी लीवर ट्रांसप्लांट की बात आई थी, उसके बाद मैं बीच में अभी भूल गया था। तो लीवर ट्रांसप्लांट का मेरा क्या है, मैं जो अब निकला हूं ना, मैं पहले बीनेश ठाकुर हुआ करता था।
जब मैंने देखा विनेश ठाकुर अपनी जातिगत मेरा व्यक्तिगत सम्मान है, मैं अखबार चलाने का काम करता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिस तरह से अति पिछड़ों के साथ भेदभाव किया जाता है, प्रत्येक का जातिगत अपमान किया जाता है, तो उस चक्कर जब मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ तो उसके बाद मैंने अपना नाम भी विनेश ठाकुर से विनेश भैया रख लिया है, क्योंकि विनेश भैया कह करके मैं सबका भैया बनकर काम करना चाहता हूं। ठाकुर साहब बनकर मेरे बस का काम करना नहीं है। 21 मई 2024 को मेरे भाई वीरेंद्र भाई, मेरा 21 मई 2024 को लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। मैंने उस दिन समझ लिया था कि विनेश ठाकुर यदि तेरी जान बच गई, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट छोटा खेल नहीं है, लीवर ट्रांसप्लांट बहुत बड़ा खेल है। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि साहब आप देखो लीवर ट्रांसप्लांट कामयाब होगा, लेकिन भाई पक्का तो गारंटी नहीं ले सकते। तो मुझे भी पता था कि लीवर ट्रांसप्लांट बहुत हार्ड मैटर है। तो उसमें मेरे मन में ये बात आई थी उसी समय जब मैं लीवर का उसमें ओटी में जा रहा था, तो मेरे मन में ये बात थी कि विनेश ठाकुर अगर तू जान बच गई तेरी तो विनेश भैया बन के इस समाज को अपना आप को समर्पित कर देगा। और मैंने लीवर ट्रांसप्लांट के बाद ये कसम खाई है कि विनेश ठाकुर 21 मई 2024 को दूसरा जन्म लेकर के इस समाज को अति पिछड़ों को सत्ता दिलवाने के लिए निकला है। और जिस चक्कर में इसी चक्कर में मैं डर भी नहीं रहा हूँ। भाई मेरा क्या, मैं तो 21 मई 2024 को मौत का शिकार हो चुका हूँ। मुझे तो लीवर ट्रांसप्लांट में मैं मारा जाता। ये तो लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं मुझे मिली, उस चक्कर में मुझे दूसरा जन्म जो मिला है, तो इस चक्कर में मैं निकला हूँ कि भैया अब इन जातियों को सत्ता में स्थापित करके इनको धन धरती शिक्षा सम्मान बराबर दिलवाने का काम करूंगा। ये मेरा प्रयास। आपने कहा धन धरती शिक्षा सम्मान दिलाए काम करेंगे। आप विनेश ठाकुर से विनेश भैया हो गए, विनेश भैया बन के काम करना चाह रहे हैं। 2027 में कैसे सत्ता तक पहुंचाएंगे विनेश भैया जी अति पिछड़े समाज को और जो वंचित समाज है? हाँ ना, वही मैं बता रहा हूँ ना। हम लोगों में केवल विनेश ठाकुर या नंदवंश में नहीं, इसमें हमारे साथ राजेश सिद्धार्थ हैं, हमारे साथ वो जो उससे बड़ा वाल्मीकि समाज से आते हैं। आज की तारीख में मुझे बता दो, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में वाल्मीकि समाज के लोग 3-3 हजार रुपए में सफाई वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 2-2 हजार रुपए में सफाई कर रहे हैं। 4-4 हजार रुपए में संविदा पे मेरे सामने आते हैं। यहाँ 4-4, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती, 8-8 महीने तनख्वाह मिली हो जाते, वो भी 4-5 हजार रुपए। तो अब वो राजेश सिद्धार्थ है, आज की तारीख में वो मेरे साथ है, वो हमारे साथ है। और हमारे साथ होने के कारण आज जैसे हम लोगों का 10-15 हजार वोट है, उसी तरह से प्रत्येक विधानसभा में उनका वोट है। तो इस तरह से मेरा मकसद तो यही, सत्ता में जाने का मकसद केवल पैसे के बल पे नहीं जाया जाएगा। सत्ता में अगर हम जाएंगे तो जो बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया है वोट का, वोट की बदौलत हम लोग सत्ता में जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि हम 40% तो ये हैं। और अति दलित जो है, अति दलित बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में है, जिसमें कोरी है, वाल्मीकि समाज है और बहुत सारी जातियां हैं जिनको एक विधायक बन गए, एक सांसद बन गए, उनकी कोई पार्टी में रहता नहीं है। वो पार्टियों की नीतियों में, मैं किसी जो विधायक भी हैं, आज की तारीख में भी विधायक हैं, आज की तारीख में भी मिनिस्टर हैं, आज की तारीख में भी सांसद हैं। सवाल ये है कि जो पार्टी है, उस पार्टी की प्रत्येक पार्टी हो या अखबार हो, मैं देखता हूँ मीडिया का आदमी हूँ, मैं देखता हूँ उसकी अपनी कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है। उसी तरह से प्रत्येक पार्टी की, अगर मैं विधायक बना दो, मुझे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना दो या समाजवादी पार्टी का विधायक बना दो या भाजपा का विधायक बना दो, तो मेरी मजबूरी है उसकी नीतियों पे चलना। जो पार्टी का डिसीजन होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का डिसीजन होगा, जो उसका डिसीजन होगा, वो माना जाएगा। तो इसी चक्कर में तो नहीं तो हम तो अभी आज की तारीख में विधायकों की कमी थोड़ी है हमारे समाज के, हमारे तो नहीं है खैर, लेकिन अति पिछड़े वर्ग के काफी सारे विधायक हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जा करके इस बात की बात कर दे कि भाई आरक्षण का बंटवारा क्यों नहीं होता है। अभी हमारे साथ बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी में आती है। अगर ओबीसी की बात करें तो 60% है। बिहार की जनगणना हुई है, उसमें 60% आया है। अब आप ये लगाओ कि जितनी भी जिला पंचायत की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, उसमें आरक्षित होती है 27% ओबीसी वर्ग के लिए। लेकिन उसमें जो हमारे पैसे वाले लोग हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे जिला पंचायत भी बन जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी बन जाते हैं, ग्राम प्रधान भी बन जाते हैं और इसी तरह से विधायक बन जाते हैं। और हमारे लोगों के पास पैसे का धनाभाव होता है और पार्टियां कहीं देखो, अभी देखो तुम्हारे सामने है, तुम तो पत्रकार आदमी हो, दिल्ली के बड़े नेशनल मीडिया में हो, आप देखो कहीं हेमा मालिनी जी चुनाव लड़ती हैं, कहीं वो एक और कौन है वहाँ की, हिमाचल की कहाँ की है वो, अभी वो बनी है, कहीं सचिन तेंदुलकर बनते हैं, कई बड़े बड़े लोग बन जाते हैं, कई इतने पूंजीपति लोग बन जाते हैं, कई सुभाष चंद्रा जी बन जाते हैं। वास्तविकता ये है कि सरकार की जरूरत किसको है? जो पूंजीपति लोग हैं उनको व्यापार करने की। लेकिन यहाँ तो रोटी खाने को नहीं मिलती, बच्चों की एजुकेशन में दिक्कत आती है। आज बताओ, आज की तारीख में तुम लोग जानते हो अच्छी तरह से, पूरा मीडिया जानता, कभी मीडिया उठाता है इस बात को कि गांव की एजुकेशन का क्या हाल है? आज की तारीख में जो बेचारों को, उनको मिड डे मील में जाकर के 2 घंटे उसमें बर्बाद हो जाते हैं। और जो बच्चा, जिसके 3 बच्चे हैं, क्या वो सीबीएसई के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है?
जो आदमी मजदूरी करता है उसकी 10 दिन मजदूरी रखती है, मनरेगा में काम करता है या किसी में काम करता है तो वो बेचारा 3-4 हजार रुपए कमा पाता है। एक बच्चे की फीस सीबीएसई में 3500 रुपए 4000 रुपए जाती है। किसी के 3 बच्चों, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा ले? कोई रोटी खाने को तैयार, मिलने को तैयार नहीं है। आज की तारीख में घर में सब्जी, बिना सब्जी के लोग खाना खाते हैं। गाँव देहात में जाकर के देख लो, जो जिसने उगा ली अपने घर में तो ठीक है, अगर वो खरीदने चला जाए तो उसको 150-200 रुपए की सब्जी मिलेगी पर डे की। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? तो इस चक्कर में हमारे लोगों में जागरूकता, ये मेरी बात नहीं है केवल अकेले की, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, मैं तो उनसे अपील करना चाहता हूं कि जब सब लोग शासन सत्ता के लिए दौड़ सकते हैं तो युवाओं को आगे लगा करके नंदवंश के, अति पिछड़े वर्ग के, पाल, प्रजापति, सैनिक, कश्यप, वाल्मीकि समाज के और जो अन्य वंचित जातियां हैं उनको आगे निकल के आना चाहिए। और युवा जिस दिन चाहेगा इस उत्तर प्रदेश को बदल के रख देगा, नहीं देश को बदल के रख देगा, ये मेरी गारंटी है। आपने कहा युवा देश, उत्तर प्रदेश को बदल के रख देगा। आखिर युवा किस तरह से जुड़े? जैसे आपने कहा कि युवा आगे आए, युवाओं को आगे आना चाहिए। देखा जा रहा है कि जो पहले से ही, जैसे अभी आपने कहा धन्ना सेठ हैं या जो पहले नेता बने हैं, वो युवाओं के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ रहे, तो युवा कैसे, आप उनके लिए कैसे रास्ता बनाएंगे? भाई युवा पढ़ा लिखा है। युवा आज की तारीख में कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें ग्रेजुएट ना हो, जिसमें बीए ना हो, जिसमें एमएससी ना हो, बीएससी ना हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लड़के आज की तारीख में एक भी परिवार ऐसा नहीं है। तो वो लड़के जो हैं उनको जाने से कोई रोक नहीं सकता है। उनको पता है कि विनेश ठाकुर नंदवंश का आदमी है और हमारा जो है सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ फिट फोर होने के, कंप्लीट होने के बावजूद भी समाज को सत्ता में ले जाने के निकला। और सबको पता है कि सत्ता ही प्रत्येक ताले की मास्टर चाबी है। आज अभी की मैं बता दूं, मैं एक दिन और परसों कह रहा था, अभी लोग उसमें हम, हालांकि सरकार वरकार में पैसा नहीं जाता है, लेकिन दलाल इतने घूमते हैं, एक छोटी सी वैकेंसी निकलेगी, अगर 10 वैकेंसी निकलेगी तो 100 लोग घूमते फिरेंगे उसमें। अभी बिजनौर के 3 लोग हैं, उन्होंने 16 लाख रुपए दे रखे हैं जमीन बेच करके, और उसके बाद उनको ज्वाइन कराया गया जौनपुर के एक स्कूल में। 3 महीने बच्चों ने नौकरी की, वापस आ गए। वो लोग सब जानते हैं, युवाओं को बताने की जरूरत नहीं है, उनको तो केवल नेतृत्व करने वालों की जरूरत है। और इससे पहले मैं बताऊं वीरेंद्र भाई, बहुत सारे नेता आए उत्तर प्रदेश में भी, ऐसा नहीं कि ओबीसी वर्ग से नेता नहीं आए, लेकिन क्या है, वो लोग हमेशा सेकंड नंबर पे भी नहीं रहे। बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे हो, बहन जी ने किसी को बराबर में नहीं रखा, उनको सम्मान दिया, उनको मिनिस्टर बना के रखा, उनको सब कुछ बना के रखा। उसी तरह से समाजवादी पार्टी में भी रहे, मंत्री भी बने, सारा काम करे, लेकिन कमान तो किसी के और के हाथ में है ना, वो अपनी मर्जी से निर्णय नहीं कर सकते। तो आज की तारीख में सारे युवा, मेरे समाज के 100% युवा जो और हमारे सम्मानित लोग हैं 50-60 साल से ऊपर के, वो भले ही एक बार संकोच कर रहे हो, क्योंकि सामाजिक संगठन बना करके उन लोगों ने किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। अब कोई भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ तो वो जिलाध्यक्ष कैसे बने, और कंडीशन तो उनके सामने ईगो। लेकिन युवाओं को ये लग रहा है कि वाकई जब तक हम सत्ता में नहीं जाएंगे, हम खाली एमएससी कर लें, बीएससी कर लें, ग्रेजुएशन कर लें, एलएलबी कर लें, कुछ भी कर लें। आज देख लो कॉलेजियम सिस्टम को कौन नहीं जानता भाई, कॉलेजियम सिस्टम को हर कोई नहीं, कौन नहीं जानता। आज देख लो कहाँ कितने जज हैं देश भर में, कितने हमारे कितने अति पिछड़े हुए। अरे भाई हिस्से की बात है, बंटवारा इस देश में बजट बनता है 100 करोड़, 100 एक बाप के 10 बेटे हैं, 100 बीघा जमीन है, उसमें क्यों भैया 10 बेटों में 10-10 बीघा नहीं बांट देते? एक बेटे को कितने 90 बीघा दे दी, और बाकी जो बचे 9 बेटे उसमें उसको 1-1 बीघा बांट दी। तो ये कोई तरीका नहीं है, बेईमानी हो रही है हम लोगों के साथ, और ये बेईमानी अब ये युवा वर्ग बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको पता है कि हम लोग जो हैं वोट की ताकत में, अगर हम 1-1 रुपया डाल लें तो आज की तारीख में प्रत्येक विधानसभा में अच्छा खासे आपस में एक दूसरे की मदद करके चुनाव लड़ा करके जीत सकते हैं। और ये छोड़ो, मैं तो 200-250 सीटों की बात कर रहा हूं। अगर जिस दिन ये अपनी पे आ गए, और ये मेरी बात को समझ लें, मैं नहीं कहता इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, चाहे वो किसी को भी नेता मान लें, लेकिन वास्तविकता यह है कि युवा इस समय ये समझ रहा है कि जब सत्ता में, और वास्तव में हकीकत यही है कि आप क्या, चाहे वो धन हो, धरती हो, शिक्षा हो, सम्मान हो, पहले कितना छुआछूत भेदभाव होता था। आज की तारीख में देखो, आज की तारीख में जो कुछ लोग दबंग किस्म के लोग हैं, ये विनेश ठाकुर वायदा करता है कि जिस तरह से आज की तारीख में जिस तरह से हम लोगों का जातीय अपमान किया जाता है, समाज के युवा जानते हैं, वो भी जानते हैं कि ये व्यक्तिगत विनेश ठाकुर की हैसियत है, अखबार का संपादक या जो भी है ना, वो व्यक्तिगत सम्मान है, लेकिन जातिगत हैसियत ये लोग नहीं समझते हैं। जबकि हम लोगों का, आप देख लो, उठा करके इतिहास उठा करके इसे पूछ लो, गूगल पे डाल के देख लो, कहीं भी इतिहास में देख लो, हम लोग एक भी अति पिछड़े वर्ग की एक भी जाति नहीं है। सम्राट अशोक का नाम देखो, कौन सा पैदा हुआ, मुझे दिखा दो ना कहीं जाकर के। हमारे देश में अगर कोई शासक पैदा हुए हैं, महाराजा सुहेल देव हुए, जितने भी हमारे अति पिछड़ी वर्ग की जातियां हैं, सब चक्रवर्ती सम्राट से जैसा कोई
चक्रवर्ती नहीं हुआ देश भर में। वो न्याय प्रणाली के जनक अभी तपेंद्र साक्य जी हमारे साथ असम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुझसे कहते विनेश भाई, मुझे नहीं पता था उस बात का, विनेश भाई अगर आप देखोगे महापद्म नंद पहले प्रशासनिक प्रणाली के आविष्कार करने वाले व्यक्ति राजा रहे हैं, जनक रहे हैं, है ना। तो मेरा मतलब ये है कि हम लोगों का वाकई में शासकीय इतिहास है, लेकिन क्या करें इस व्यवस्था ने लो जो है, अरे हमें तो जातियों में बांट दिया था तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, हमें पेशे से बांट दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। हमें तो दिक्कत तब है कि हमारा 40% वोट है भैया, हम 40%, 35%, 33%, 27%, 28, 32-30% से ऊपर में सरकार बना लेते हैं। हम लोग तो 40% वोट रखने वालों को मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि केवल सत्ता ही प्रत्येकता की मास्टर चाबी है। और विनेश ठाकुर जैसा आदमी तो भैया संविधान और विज्ञान को सबसे बड़ा ग्रंथ मानता हूं, और लोकसभा और विधानसभा को सबसे बड़ा मंदिर मानता हूं, और अपनी माँ को सबसे बड़ी देवी मानता हूं। तो आपने सुना हमारे साथ थे विनेश ठाकुर जी, जो अब विनेश भाई हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सत्ता ही मास्टर चाबी, सत्ता में आके ही सब कुछ हो सकता है, सत्ता के बिना कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा जो अति पिछड़ित समाज है, जो अति पिछड़ित जातियां हैं, उन सबको एकजुट होकर सत्ता की तरफ आना होगा, और युवाओं को आगे आके नेतृत्व स्वीकार करना होगा और सत्ता की तरफ देखना होगा, क्योंकि बिना सत्ता में आए कुछ नहीं हो सकता। विनेश ठाकुर जी ने कहा कि हमारे लिए विधानसभा और संसद यही हमारे लिए मंदिर हैं, और विज्ञान और संविधान ही हमारे लिए सब कुछ है। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।